प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बाबू, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। क्या है? तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को, यानी कि पीछे वाले वीडियो जो भी हम पढ़ाए हैं, आप अच्छे तरह से आप लोग देख चुके होंगे। अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इतना हम कहना चाहेंगे ताकि आपका हर नोटिफिकेशन आपके साथ, यानी कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि आपका वीडियो कब अपलोड होता है। ठीक है, मेरा तो टाइम अपलोड करने का सेम है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है। इसका कारण ये है कि आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन बेल आइकन एक होता है, यानी कि घंटी का निशान एक होता है, इस तरह से बना हुआ, ठीक है, उस पर प्रेस कीजिएगा। उस पर जैसे ही प्रेस कीजिएगा उस पर क्या होगा, तो ऑल का आएगा, ऑल आएगा, तो ऑल कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बाबू, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को आज इस जितनी भी बातें हम बताएं आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। चलिए हम करते हैं आगे कंटिन्यू और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ लिए थे इस वीडियो में, यानी कि मानव नेत्र को जो भी था पार्ट 6 तक पढ़ लिए थे। ये पार्ट 6 बनाने का मकसद यही है कि छोटा छोटा हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप अच्छे तरह से उसको क्या कर सके, देख सके, यानी कि 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होता है, आप अच्छे तरह से उसको देख सकें, समझ सकें। ठीक है, इसके साथ साथ आप नोट्स भी तैयार करते होंगे, उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए इस पढ़ाने का तात्पर्य यही है कि आपको नोट्स भी अच्छे तरह से मिल जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7, यानी कि इसी का पार्ट 7 पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में हम पूरा एंड कर देंगे, यानी कि एंड करने का मतलब समाप्त कर देंगे। हम क्या आज समाप्त कर देंगे मानव नेत्र का चैप्टर। ठीक, और बस ऑब्जेक्टिव रह जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव एक क्लास और लगेगा, और ऑब्जेक्टिव को हम एक क्लास में अलग से सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो मानव नेत्र के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा ज़िंदगी क्या है, मेरा ज़िंदगी हो या आपका ज़िंदगी हो, किसी का ज़िंदगी अंधेरा अंधेरा रहता है। ठीक है, जिस तरह से गाना आया है कि अगर बिजली चली जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है, उसी तरह अगर आपका नयन नहीं रहे, नेत्र नहीं रहे, लोचन नहीं रहे, अगर आँख नहीं रहे, तो आपके लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है बाबू, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सारी चीज़ें जितने भी इसमें पाया जाता है नेत्र में, उस सारी चीज़ों का हम चर्चा कर चुके हैं पीछे में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जो आज की हमारी चर्चा होगी उसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें जितने भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग पीछे क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से देख लिए हैं। अगर जो लोग नए हैं तो फिर एक बार कहेंगे कि उस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए और इस सारी चीज़ों को देख लीजिए ताकि आपका कंप्लीट हो जाए जो भी चैप्टर 3 है। ठीक है, चलिए प्रिज्म में सभी हो गया था, वर्ण विक्षेपण ये सब सारी चीज़ें हो गया था, सभी चीज़ वर्धनता हो गया था। इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, सूर्योदय सूर्यास्त क्यों कब होता है इसको भी देख लिए थे। प्राथमिक द्वितीयक, वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का क्लास जो होगा, आज की क्लास जो होगा, हम आज कंटिन्यू करते हैं कि आज की क्लास हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे बाबू। तो ये सब पीछे हम कर लिए हैं पिछले क्लास में। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास जो है हम लोग का यहाँ से कंटिन्यू होगा, यानी कि आज की क्लास होगा यहाँ से कंटिन्यू। आप लोग उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे, यहाँ से कंटिन्यू होगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज की चलिए करते हैं आज की क्लास की आगाज़, आज की क्लास की शुरुआत। तो कृपया ध्यान से आप लोग समझिएगा पूरी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो आप उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ों को बार बार ये चीज़ें आती हैं और आपको गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए तो कह रहा है कि अग्रिम सूर्य एवं विलंब सूर्य की घटना के कारण क्या है, ये बताना है कि घटना के कारण किस कारण से ये होता है। यानी कि अग्रिम सूर्य का मतलब समझ रहे हैं कि सूर्य लगता है कि कभी कभी पहले दिखाई दे रहा है, और कभी कभी क्या लगता है कि सूर्य ना बहुत देर से विलंब होता है, यानी कि देर से अस्त होता है। इसका कारण यह कर है कि इसका कारण क्या है, क्यों सूर्य पहले दिखाई देता है। यानी कि मान लेते हैं कि 5:25 में टाइम है, लगेगा आपको ना कि आज 5:20 में सूर्य उग गया है। उसी तरह का अगर मान लेते हैं कि 6 बजे का आप सूर्योदय है, तो लगता है ना कि 6, 6:30 हो गया, 7 हो गया, तभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ, सॉरी सूर्यास्त भी नहीं हुआ। यानी कि वही कह रहा है कि अग्रिम सूर्य
एवं विलंब सूर्यास्त किस घटना के कारण होता है, इस घटना के बारे में चर्चा करना है। तो आइए इस घटना के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि काहे होता है, इसका क्या कारण है। ठीक है बाबू, चलिए। तो इसका कारण क्या है बाबू, कह रहे कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट से बढ़ जाती है, यानी कि 4 मिनट बढ़ने का तात्पर्य यह है कि 4 मिनट जब बढ़ जाता है तो वो क्या होता है कि पहले ही दिखाई देता है और लेट से क्या होता है, सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जो कि इसमें 4 मिनट के समय क्या हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब चलिए आइए देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना है वो कैसे होती है उसको समझिए। कहता है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जो सूर्य के प्रकाश है पृथ्वी की कहाँ प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, अणु हो गया, परमाणु हो गया, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ खास समय के बाद ये प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाने लगता है या फैलाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश आता है, जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य का प्रकाश कहीं नहीं कहीं आता है, और सूर्य का प्रकाश जब आता है तो पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पृथ्वी के जितने भी वायुमंडल क्षेत्र हैं उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पूरा फैल जाता है। ठीक है, फैल गया तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, ये क्या करते हैं कि उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने का मतलब ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, ग्रहण जब कर लेते हैं तो कुछ समय बाद यही जो प्रकाश है वो फैलाने लगते हैं अपने यहाँ पृथ्वी में, अपने यहाँ फैलाने लगते हैं, और फैलाने की इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद है हम आप इस चीज़ों को समझाए हैं आपको और आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट है टिंडल प्रभाव क्या है। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको समझिए। ये टिंडल प्रभाव कह रहे कि जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को, जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इसी घटना को ही टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। कोलाइडी कण के मतलब होता है धूल कण, धुआं कुहासा, ये सब होता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे और भी कि इसका एग्जाम्पल एक लिए हैं और इसके एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग ना कि जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो वो घटना को ही टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब समझिए इसका एग्जाम्पल पहला क्या है। पहला एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए लिए हैं कि जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं। उसके रास्ते में आप लोग देखे हैं धूल कण। समझिए, मान लेते हैं कि ये हो गया अंधेरा आपका कमरा, डार्क रूम हो गया। ठीक है, इसको कहेंगे बाबू का डार्क रूम। तो डार्क रूम हो गया अंधेरा कमरा, और ये हो गया अंधेरा कमरा है तो इसमें एक खिड़की लगा होता है, खिड़की होता है अंधेरा कमरा में। तो आप लोग देखोगे कि जब अंदर आप डार्क रूम में होंगे तो बाहर से कहीं ना कहीं प्रकाश आपके रूम में क्या होगा, आएगा, और प्रकाश आएगा एकदम पतला सा, एकदम प्रकाश जितना भी जगह होगा उसी के अनुसार प्रकाश आता है। अगर थोड़ा सा जगह होगा तो थोड़ा प्रकाश आएगा, और ज़्यादा जगह हो तो ज़्यादा प्रकाश। तो उसके साथ देखे होंगे आपको कि लगता है कि धूल कण भी साथ साथ में आ रहा है। अभी तो नहीं, अगर अभी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं, नहीं तो पहले खपड़े का मकान रहता था। खपड़े का मकान में हम लोग देखे हैं कि उसमें खापड़ा के अंदर में जब भी ऊपर से खापड़ा हट जाता था, यानी कि किनार हो जाता था, वहाँ से हट जाता था, तो क्या होता था कि वहाँ से प्रकाश आता था। तो प्रकाश आता था एकदम सीधे आता था, और हम लोग उस प्रकाश को क्या करते थे, इस तरह से प्रकाश आता था, इस तरह से प्रकाश आता था। उस प्रकाश को हम लोग धरते थे। ठीक है, लेकिन उस समय उस धराता नहीं था क्योंकि प्रकाश है, आभासी चीज़ है। ठीक है, वो तो धराएगा नहीं, एक परछाई कह सकते हैं कि परछाई है, छाया है। ठीक, तो वो आता था और उसमें लगता था ना कि बहुत सारा धूल कण आ रहा है। तो उसी धूल कण को हम कोलाइडी विलयन के प्रकीर्णन जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, कोलाइडी कण वही है। तो कह रहा है कि जब कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि जब किसी कमरे में धुआं भरा होता है और प्रकाश की किरणें आए तो उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं। जब एक कमरा है तो उस कमरे में मान लेते हैं कि पूरा धुआं है। ठीक है,
और धुआं है, तो जब भी उस धुआं वाले कमरे में प्रकाश जाएगा तो लगेगा ना कि प्रकाश वहाँ से चमक रहा है, उसके रास्ते में कोई चमकाहट टाइप का आ रहा है, तो उसी चमकाहट को ही हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से टिंडल प्रभाव को समझ चुके होंगे। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आगे है कि आप लोग देखें कि स्वच्छ जो आकाश होता है, यानी कि जो सफ़ेद आकाश होता है, उसका रंग नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो वही क्वेश्चन हम लिए हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसका कारण क्या है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी बारिश वारिश के मौसम नहीं रहता है तो आकाश एकदम नीला नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसको आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसका कारण पहला है कि पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण भी प्रकाश नीला दिखाई देता है। पहला कारण तो ये होगा कि पृथ्वी पर क्या है बाबू कि जल अधिक है, क्योंकि 3 भाग जल है और 1 भाग का है स्थल है। 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। पृथ्वी पर 71% जल होता है और 29% स्थल का भाग है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा जल के कारण ही प्रकाश क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। पहला कारण यह है, लेकिन आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को इस परिभाषा के माध्यम से। पहला कह रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश की त्रिविध तरंगदैर्घ्य के चौथे भाग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चौथे भाग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही कह रहा है कि 3/4 भाग पर। ठीक है, 3/4 भाग और 1/4 भाग। ठीक, तो आप लोग बताए हैं ना कि 3 भाग क्या है, 3 भाग जल है और 1 भाग का है पानी है, स्थल है। स्थल का मतलब भूमि है। ठीक, 3 भाग, तो 4 में 1/4 का है, 3/4 का है जल है और 1/4 भाग स्थल है। तो वही कह रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश जो है कि त्रिविध तरंगदैर्घ्य के चौथे भाग, यानी कि त्रिविध का मतलब 3 और चौथे भाग का मतलब उतना में 4, 1/4, यानी कि 3/4 भाग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, तथा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इस चीज़ों को हम पीछे भी चर्चा किया है, आइए उस चर्चा को फिर से ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, तो हम जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो मान लेते हैं कि हम लिखे लाल। ठीक है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है, तो तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। वहीं बैगनी लिए, तो बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य होगा वो कम होगा, तो वहीं इसका प्रकीर्णन क्या होगा बाबू, अधिक होगा। इस चीज़ में बहुत सारे छात्र जो होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका प्रकीर्णन कम उसका तरंगदैर्घ्य अधिक। जो कम प्रकीर्णन है, ठीक है, वो बैगनी का है, और जो अधिक है, जो कम तरंगदैर्घ्य है बैगनी का है और जो अधिक है वो लाल का है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ों को हम पीछे पढ़ाए हैं और अभी भी आपको बता दिए एक बार फिर से। ठीक है, चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। जब अंतरिक्ष में कोई जाता है, अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष से आकाश को देखता है तो आकाश वहाँ से काला दिखाई देता है। हम लोग के यहाँ से तो आकाश नीला दिखाई दे रहा है, इसका आप कारण भी समझ लिए कि क्यों नीला दिखाई देता है। लेकिन जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, अंतरिक्ष में जाता है जो लोग, तो वहाँ से आकाश को देखता है तो काला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसका निम्नलिखित कारण है। पहला, वायुमंडल वहाँ पर नहीं है, स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर तो अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। दूसरा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखें कि सूर्य का प्रकाश आता है तो बहुत सारे गैस होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद फिर से फैलाते हैं, उसी को ना प्रकीर्णन हम लोग कहते थे। तो प्रकाश का यहाँ पर तो प्रकीर्णन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अंतरिक्ष में नहीं हो रहा है। तो पहला कारण क्या है बाबू कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, और दूसरा हम कारण क्या बताएंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए अगर, तो अगला क्वेश्चन है कि बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है। तो बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है। बादलों का निर्माण सूक्ष्म कण से हुआ है। किस कण से हुआ, सूक्ष्म कण से हुआ है। बादलों का निर्माण सूक्ष्म कण से हुआ है। ये सूक्ष्म कण अलग अलग आकार में होते हैं,
जिसके कारण प्रकीर्णन को औसत लगभग एक समान हो जाए। जो प्रकीर्णन का औसत है लगभग एक समान हो जाता है। यही कारण है कि बादलों का जो रंग है सफ़ेद होता है। यही कारण है कि बादलों का रंग क्या होता है बाबू, सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन अगला कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? इसका कारण क्या है कि जब देखे होंगे कि जब भी सूर्योदय होता है यानी कि सूर्य जब भी उदय होता है यानी कि सुबह का समय कर रहा है तो आप लोग देखे होंगे कि लाल होगा। ठीक है, इसके बाद धीरे 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 पीला होता चल जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जैसे ही शाम में आप देखेंगे, ये सुबह की घटना है, ये कहाँ की घटना है, सुबह की घटना है। और फिर शाम में आप लोग देखेंगे कि शाम में जैसे ही सूर्य अस्त होगा तो फिर पीला से धीरे 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 सूर्य जब अस्त होते समय का होगा, जब अंतिम समय आएगा अस्त होने का तो उस समय भी लाल दिखाई देने पड़ता है। उसी तरह लाल दिखाई देने पड़ता है, यानी कि लाल दिखाई देने लगता है कब, जब सूर्यास्त होगा तभी। तो इसका कारण क्या है, ये काहे होता है, इसको समझिए, इसको समझिए। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है और वह ज़्यादा दूरी तय करता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आप लोग को पीछे में बताए हैं कि सिग्नल में लाल बल्ब कहाँ होता है, सिग्नल में लाल बल्ब होता है कि उसका प्रकीर्णन होता है ना, जो प्रकीर्णन कम होता है, यानी कि उसका जो रंग का छितराव होता है बहुत कम होता है। इसीलिए सिग्नल बल्ब में हम लोग लाल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो बैगनी का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि बैगनी का प्रकीर्णन जो होता है अधिक होता है, और अधिक होने के चलते वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएगा। जो चीज़ अधिक होगा वो ज़्यादा दूर तक तो जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग बैगनी का क्या करते हैं, बैगनी सिग्नल के रूप में प्रयोग नहीं करते। तो वही कह रहा है कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि वो कम चमकाहट आएगा। प्रकीर्णन का मतलब उसके धूल कण अंदर में चमकेंगे तो बहुत कम चमकेंगे, तो जब बहुत कम चमकेंगे तो उसका फोकस दूरी होता है बढ़ जाता है, कम चमकने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सूर्य अस्त होते समय या सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। इसका कारण आप लोग समझ गए ना कि क्यों दिखाई देता है। तो आप लोग इसका कारण बाबू इस तरह लिखेंगे कि सूर्य का लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, इसलिए उसका प्रकीर्णन का होगा कम होगा। इसलिए प्रकीर्णन कम होने के कारण सूर्य की जो प्रकाश की दूरी है अधिक दूरी तक क्या करेगी, दिखाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सूर्योदय के सूर्यास्त, इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्या करता है, लाल दिखाई पड़ता है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया, क्वेश्चन यहाँ भी आ गया कि खतरे का संकेत लाल होता है, क्यों? खतरे का संकेत लाल होता है क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया। तो चलिए अभी अभी बताएं आपको कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। इसको समझिए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होगा और यह ज़्यादा दूरी तय करता है, इसलिए खतरे के संकेत में हम लोग लाल का रंग का प्रयोग करते हैं। तो अभी अभी बताया है कि इसका तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो अधिक दूरी तय करेगा, और अधिक दूरी करेगा, इसीलिए हम लोग इसमें खतरे का सिग्नल लाल दिखाई देते हैं, लाल देते हैं, ताकि ये दूरी बहुत दूरों से देख जा सके और हम बहुत दूरी से कोई चीज़ को देख कर और पता कर सकें कि ये क्या होता है। इसलिए ट्रेन में भी देखेंगे कि जो सिग्नल लगता है वो लाल लगता है, ठीक है, खतरा का निशान होता है, ताकि हम बहुत दूर से उसको क्या कर सकें, देख सकें और खतरा कम हो सके, ठीक ना। तो उम्मीद है ये पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि हम आज पूरे चैप्टर को क्या कर दिए हैं बाबू, समाप्त कर दिए हैं। पूरे चैप्टर, ये जो भी चैप्टर था हम कर दिए हैं समाप्त हो गया। ठीक, बस इसमें रह गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समाप्त हो गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जो भी बन रहा था, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था, हम एक एक क्वेश्चन को एकदम मेंशन किए हैं और एक एक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। अगर आया तो और बेहतर है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नहीं आया तो फिर भी बताइए कि कहाँ आपका डाउट लगेगा, हम डाउट पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जो भी वीडियो आएगा उसके साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और अपने नोट्स को भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और जब भी आप तैयारी कीजिए कॉपी कलम लेकर बैठिए और अपने नोट्स को एकदम सेपरेट बनाइए, जिस तरह से हम अपने नोट्स को बनाए हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।